देखिए, उमर अब्दुल्ला अभी मुख्यमंत्री बने हैं। वो घड़ी की सुइयों को वापस ले जाना चाहते हैं। लोगों को एक बारी आईना दिखाने की आवश्यकता है कि जम्मू जम्मू है, कश्मीर कश्मीर में। हमेशा कहता हूं कि कम से कम अल्फाबेटिकली याद रखिए कि एबीसी पढ़ते तो पहले जे आता है फिर के आता है। तो ये बड़ा ज्यादा हमें जम्मू वालों को निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। 5 सालों से जम्मू का बिजनेस जैसा भी है वो चल रहा है। ठीक है, उसमें कुछ फेरबदल लाने की जरूरत है। जो 400 450 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हर 6 महीने के वो पड़ता था, आज वो विकास के अंदर पैसे लग रहे हैं। आज विकास जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने इस तरह प्रयास किया है तो जम्मू की भी नब्ज को हम टटोलेंगे। जम्मू क्या चाहता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर सरकार कदम उठाएगी तो उसका समय आने पे जवाब भी देंगे। केंद्र सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में गंभीरता से सोच रही है। यकीनी तौर पे सोचना चाहिए। ये जम्मू के लिए नासूर बन चुका है। मैंने पहले भी कहा है कि जिनको हमदर्दी है वो अपने क्षेत्र में ले जाए ना, हमने मना किया है। आपने इनको इतने स्टेटों को क्रॉस करके जम्मू में क्यों बसाया है? इनको कश्मीर के खुशगवार वातावरण में रखिए। जिनके साथ यूटी चलानी पड़ेगी, डिक्टेशन के साथ यूटी नहीं चलेगी। जो दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। दो विंडो से पब्लिक सफर कर रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने भारत के संविधान के तहत शपथ उठाई है। सरकार जम्मू कश्मीर को चला रही है। आपके अपने रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। आप अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पा सकते। खाली स्लोगन देने के जम्मू के प्लेटफॉर्मों पे जाकर बांग्लादेशी रोहिंग्यों के प्रति हमदर्दी रखनी, थोड़ी सी हमदर्दी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके प्रति भी अगर मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान आ जाता तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता भी। ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब की राजनीतिक सोच को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। धारा 370 की लड़ाई 1953 से शुरू हुई थी और उसका वक्त आने पे खत्म होना था। वक्त 2019 में आया था। 335 से अभी भी याद आ जा रहा है बार बार। हालांकि ये लगता है कि लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए या फिर कोई सपने जो है ऐसे। वो सिर्फ हथियार था। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम है इसको धारा 370 से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोकसभा में राज्यसभा में पारित होगा, 2029 में लागू भी होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से देश में चर्चा चल रही है और कैबिनेट ने भी इसको हालांकि मंजूरी दी है, बिल अभी आएगा विधायक उस पर चर्चा होगी, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार जो है आप भी इस पर जो है बातचीत करते हैं, भाजपा झुंड जो है उसको सहमति ता रही देखिए, मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बेहतरीन प्रयास है। 1962 से पहले देश में यही प्रथा थी। उसके बाद कांग्रेसियों की मानसिकता ने देश को वैसे ही धूमिल किया है। और अगर ये प्रयास हुआ है और ये संभव हो जाता है तो मुझे लगता है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की तरफ एक कदम और उठेगा। दुनिया भर के अंदर 7 मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर ये प्रथा चलती है। तो क्यों ना इसको हम भी खासकर भारत जैसा देश जहां हर 6 महीने के बाद कोई ना किसी प्रदेश का चुनाव, फिर लोकल बॉडीज के चुनाव, फिर पंचायतों के चुनाव और लगातार फिर वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लगना, उसके बाद कामों का रुकना, फिर काम चलने, फिर कोई लीडर आ रहा है कोई लीडर जा रहा है। तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बेहतरीन प्रयास है। और एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते और एक विधायक होने के नाते भी हम इसका ना सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि चाहते हैं कि ये पुरजोर तरीके से लोकसभा राज्यसभा में पास होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे थे कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा है कि दरबार मूव जो है इस प्रथा को अगली बार जब भी सेक्रेट मूव होगा तो अब इसको लागू करवा कर रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, उमर अब्दुल्ला अभी मुख्यमंत्री बने हैं। वो घड़ी की सुइयों को वापस ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद हमारे जम्मू के भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ऐसा नेगेटिव सा कंपेन कर रहे हैं कि दरबार मूव की वजह से जम्मू को ना जाने कितना के डैमेज हो रहा है। इन लोगों को एक बार आईना दिखाने की आवश्यकता है कि जम्मू जम्मू है, कश्मीर कश्मीर में। मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम अल्फाबेटिकली याद रखिए कि एबीसी पढ़ते तो पहले जे आता है फिर के आता है। तो ये बड़ा ज्यादा हमें जम्मू वालों को निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जम्मू का एक खिता समाज का जरूर है जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कश्मीर का समाज जब जम्मू आता है तो जम्मू का बिजनेस प्रॉस्पर करता है। ऐसा नहीं है भैया। 5 सालों से जम्मू का बिजनेस जैसा भी है वो चल रहा है। ठीक है, उसमें कुछ फेरबदल लाने की जरूरत है। जो 400 450 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हर 6 महीने के वो पड़ता था, आज वो विकास के अंदर पैसे लग रहे हैं। आज विकास जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने इस तरह प्रयास किया है तो जम्मू की भी नब्ज को हम टटोलेंगे। जम्मू क्या चाहता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर सरकार कदम उठाएगी तो उसका समय आने पे जवाब भी देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्यास की यहाँ यहाँ कॉलोनी जहाँ जहाँ वो बस रहे हैं वहाँ पर पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई कट करेंगे। लेकिन उमरदुल्ला सरकार दूसरी तरफ उनके मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, हम उन्हें मानने थोड़ी देंगे। उमरदुल्ला खुद ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को जो करना है इनके बारे में करिए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जब तक यहाँ है
हम तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है उनको पानी और बिजली देते रहे। देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में गंभीरता से सोच रही है। यकीनी तौर पे सोचना चाहिए, ये जम्मू के लिए नासूर बन चुका है। मैंने पहले भी कहा है कि जिनको हमदर्दी है वो अपने क्षेत्र में ले जाए ना, हमने कब मना किया है? आपने इनको इतने स्टेटों को क्रॉस करके जम्मू में क्यों बसाया है? इनको कश्मीर के खुशगवार वातावरण में रखिए, वहाँ के अंदर इनको उसकी आबो हवा इनका इंतजार करवाइए। आज जम्मू की जो अंदर की स्थिति है सबको पता है कि कितना डैमेज ये लोग जम्मू को कर रहे हैं। और बिजली पानी जो जम्मू की है उसमें पहले हक जम्मू वालों का है। मैं तो चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जिनके प्लाटों में बांग्लादेशी रोहिंगे रहते हैं उन पे पहले कार्रवाई करे, उन पे एफआईआर लगे, उन प्लाटों की इन्वेस्टिगेशन कराओ कि क्या वो मालिक है या कब्जा किए हुए प्लाट है। जो लोग इनसे किराया लेते हैं वो लोग फिर बिजली का कनेक्शन ले और बिजली के पैसे भरे, वो पानी का कनेक्शन ले और पानी के पैसे भरे, क्योंकि बिजली पानी जो जम्मू का है उसका पहला हक जम्मू वालों का है। उसके बाद जो गैर कानूनी तरीके से चाहे बांग्लादेश से आए हैं या फिर म्यांमार से आए हैं चाहे रोहिंग्या है, उसके बाद उनको मिलना चाहिए और डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। जिसके घर में जिसके प्लॉट में बांग्लादेशी रोहिंग्या चाहे किराएदार है चाहे वो झुग्गी बना के रह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करे कि उनका प्लाट जो है वो प्लाट उनके मालकाना है या सरकारी है। अगर मालकाना है तो क्या उन लोगों ने इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों की वेरिफिकेशन करवाई, कंसर्न थाने में उनका बायोडाटा दिया? अगर नहीं दिया तो उन पे एफआईआर बनती है, उन पे एफआईआर लगाई जाए। और अगर वो जस्टिफाई भी करते हैं फिर वो लेजिटिमेट बिजली कनेक्शन अपने नाम का ले, वो एक छोड़ के हजारों ऐसे गैर कानूनी लोगों को अपने घर में रखे, वक्त आने पे कानून उन पे भी कार्रवाई करेगा। एलजी सरकार और उमर सरकार में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रही है। एक स्टेटमेंट एक ऑर्डर आता है तो उसके तरफ दूसरा ऑर्डर भी निकाला जाता है। उमरदुल्ला सरकार भी उन्हीं सेक्रेटरीज को बिठाकर बैठक करते हैं, एलजी सरकार भी उन्हीं कैबिनेट सेक्रेटरीज को बिठाकर बैठक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी है, अटैचमेंट कैंसिल करनी है, उमरदुल्ला सरकार ने बैठक में कहा, लेकिन देखा जा रहा है कि कई ऑफिस को एक्सटेंशन मिल रहा है, अटैचमेंट अभी भी चल रही है। देखिए, अब कोऑर्डिनेशन के साथ यूटी चलानी पड़ेगी, डिक्टेशन के साथ यूटी नहीं चलेगी। जो दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। दो विंडोज से पब्लिक सफर कर रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने भारत के संविधान के तहत शपथ उठाई है, भारत सरकार जम्मू कश्मीर को चला रही है, आपके अपने रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, आप अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पा सकते। तो भारत सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे एलजी साहब हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के सरकार चलाएंगे तो इनके लिए बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर होगा। खाली स्लोगन देने के जम्मू के प्लेटफॉर्मों पे जाकर बांग्लादेशी रोहिंग्यों के प्रति हमदर्दी रखनी, थोड़ी सी हमदर्दी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके प्रति भी अगर मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान आ जाता तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता भी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ऐसे 335 को लेकर चर्चा भी नहीं हुई थी और एकाएक उसको प्रस्ताव को पास कर खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। मैं चाहता हूं कि इस पर कम से कम समय मिले और चर्चा जरूर करें। ऐसा नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब की राजनीतिक सोच को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। धारा 370 की लड़ाई 1953 से शुरू हुई थी और उसका वक्त आने पे खत्म होना था, वक्त 2019 में आया था। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम है इसको धारा 370 से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोकसभा में राज्यसभा में पारित होगा, 2029 में लागू भी होगा। क्यों 335 से अभी भी याद आ जा रहा है बार बार? हालांकि ये लगता है कि लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए या फिर कोई सपने जो है ऐसे। वो सिर्फ हथियार था। कश्मीरी हुक्मरानों ने 370 की आड़ में भारत की सरकारों को हमेशा लूटा है। वो एक ब्लैकमेलिंग टूल था। जो केंद्र सरकार का कानून अच्छा लगे वो जम्मू कश्मीर में लागू है, जो नहीं अच्छा लगे यहाँ 370 लगी है। बताएं ना, 370 के फायदे बता दें। उमर अब्दुल्ला किसी प्लेटफॉर्म पे आए, ये 370 के फायदे बता दें, हम 370 के बिना के फायदे आपको बता देंगे। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विक्रम रंधावा जी, मैं सब बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि 335 से जो लगातार बार बार जो है जिस तरीके से राजनीति इसको लेकर की जाती है, उमर अब्दुल्ला जो है उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो है इसके फायदे बताएं। हम जो है 370 के बिना जो जम्मू कश्मीर का फायदा हो रहा है हम वो फायदे गिनवा कर जो है आज जनता के सामने रख देंगे। तो के साथ शुरू होंगे परफेक्ट टाइम लाइन के लिए। जय हिंद।